नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस बाय संस्कृतम में। जैसे कि आप देख रहे हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। जी हाँ, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का जो शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम यानी शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है, इस पाठ्यक्रम की चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ साथ यानी कि जो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान था पहले, जो कि अभी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय यानी जिसके सबसे ज़्यादा कैंपस हैं भारत में, जिसके ज़्यादा संस्कृत विश्वविद्यालय के कैंपस हैं, ऐसा जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है उसके साथ ही साथ LBS यानी लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, जो कि वर्तमान में एक विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित है, और साथ में तिरुपति संस्कृत विद्यापीठ जो है, ये तीनों यूनिवर्सिटियां जो कि शिक्षा शास्त्री यानी B.Ed की प्रवेश परीक्षा लेती हैं, उन तीनों ही यूनिवर्सिटियों का जो पाठ्यक्रम होता है, जो सिलेबस होता है, उनमें नाम मात्र का चेंज होता है, यानी थोड़ा सा ही परिवर्तन होता है। आइए हम जानते हैं कि एक्चुअली में इनका पाठ्यक्रम क्या है, किस प्रकार से परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए तो आज की वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, मैं हूं योगेश पांडे और आप देख रहे हैं सक्सेस बाय संस्कृतम यूट्यूब चैनल। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर SSET, यानी इस वीडियो में तो हम केवल SSET यानी शिक्षा शास्त्री जो एंट्रेंस टेस्ट है इसकी ही चर्चा करेंगे, और अन्य एमएड या विद्या वारिधि की चर्चा हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। इसलिए आप लोग जो B.Ed वाले हैं वो लोग ही कृपया इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, और साथ ही साथ इसमें बताया जाएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। देखिए, सबसे पहला पार्ट आपका इसमें होगा, जैसे आप देख रहे हैं, संस्कृत भाषा दक्षता का। जी, संस्कृत भाषा दक्षता से संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं और क्या इसमें ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए, शब्द रूप और धातु रूप। इसके पहले एक बिंदु यहाँ पर है संधि का। देख लीजिए, संधि नामक जो बिंदु है, इसमें आपको 5 संधियाँ जो कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत आती हैं, वो आपको अच्छी तरीके से तैयार करनी होंगी। इसके साथ ही हम शब्द रूप देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर शब्द रूप आपको जो है विशेष प्रकार से इकारांत शब्द रूप जो होते हैं, जैसे हरि हो गया, है ना, अथवा उकारांत शब्द रूप जैसे भानु है, गुरु है, आदि आदि शब्द रूप ऋकारांत, हम कह सकते हैं कि सभी शब्द रूप विशेषतः आपको यहाँ पर जो है एक तरफ से याद करने होंगे, और विशेषतः शब्द रूपों को आपको जो है अच्छी तरीके से ध्यान देना होगा कि उनके संबोधन में कैसे रूप बनते हैं, संबोधन के एक वचन में क्या रूप होते हैं, बहुवचन में क्या रूप होते हैं। यदि आप इस प्रकार से तैयारी करेंगे तो मुझे लगता है कि आप इसको अच्छी तरीके से इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। देखिए, धातु रूप की हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पर विशेष रूप से सबसे पहले तो जो हमारे 10 गण हैं धातु के, उनके जो उनमें जो विकर्ण होते हैं, जैसे भवादि गण में शप होता है, दिवादि गण में शन होता है, इस प्रकार से जो सभी 10 गणों के विकर्ण हैं वो आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। इसके साथ में आप परस्मैपद पद की कुछ धातुएं, 5 धातुएं या 7 धातुएं अच्छे से याद कर लें, और आत्मनेपद की कुछ धातुओं को अच्छे से याद कर लें। इसके साथ ही साथ आप देख लें कि किस प्रकार से अन्य धातुओं के रूप बनते हैं। देखिए, हम प्रत्यय की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर कृदंत प्रत्यय हैं जो कि धातुओं से होते हैं। इसके बाद अपत्यार्थक यानी यहाँ पर तद्धित के जो प्रत्यय हैं उनकी बात की गई है। साथ ही यहाँ पर मतुप और वतुप, देखिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जो मतुप और वतुप प्रत्यय हैं थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है, किस प्रकार से आपको इनकी तैयारी करनी होगी, क्योंकि 1 या 2 प्रश्न इनसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथ ही आपको देखना है, यहाँ पर स्त्री प्रत्यय दिए गए हैं, टाप, नीप और नीश। देखिए, टाप का तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि यहाँ पर टाप लगा हुआ है, लेकिन नीप और नीश में आपको थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है, जो कि यदि आप लघु सिद्धांत कौमुदी का स्त्री प्रत्यय याद कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए पर्याप्त होगा। आगे हम चलते हैं, समास के बारे में चर्चा करेंगे। देख लीजिए, समास यहाँ पर जो है
जो आपके पंच समास जो प्रसिद्ध हैं वो यहाँ पर पूरे लगे हुए हैं। यानी अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष है, द्वंद्व और द्विगु है, कर्मधारय है और नए समास, साथ ही बहुव्रीहि समास। तो आपको ये सिर्फ लघु सिद्धांत कौमुदी में जो उदाहरण हैं वो यहाँ पर पर्याप्त उदाहरण नहीं होंगे। इसके अलावा कुछ प्रसिद्ध उदाहरण जो समास के होते हैं वो आपको यहाँ पर साथ में तैयार करने होंगे। साथ ही हम बात करेंगे प्रक्रियाओं की। देखिए, णयंत और सन्नंत दो प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। जो प्रक्रिया के रूप यहाँ पर यदि आप 15 या 20 जो प्रमुख धातुएं हैं, अलग अलग धातुओं के इनके रूप जो होते हैं वो आप केवल याद कर लीजिए, और यहाँ पर आपको इसमें अधिक ध्यान देने की या अधिक समझने की इसमें आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यदि आप उतना ही याद कर लेंगे तो मुझे लगता है प्रक्रिया से संबंधित जो आपके प्रश्न होंगे उनको आप आसानी से कर लेंगे। आगे बात करते हैं हम वाच्य की। तो देखिए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य तीन प्रकार का जो है यहाँ पर आपको वाच्य लगा हुआ है। और संस्कृत व्याकरण की यदि हम बात करें तो वहाँ पर कर्तृवाच्य आसानी से हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, जैसे कि बालकः भोजनम करोति, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम इसको कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो देखिए हमें बहुत सारी यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती हैं। जैसे बालकः भोजनम करोति, इसी वाक्य को यदि हम जो है कर्मवाच्य में बनाएंगे तो बालकेन भोजनम क्रियते, इस प्रकार से। या जब हम बनाएंगे तो हमें थोड़ी सी यहाँ पर डिफ़िकल्ट लगता है, यानी परेशानी होती है। और साथ ही देखिए, भाववाच्य जो है इसमें और ज़्यादा हमें कठिनाई होती है। जैसे तेन हसितम, अब हमें यहाँ पर समझना होगा कि किस प्रकार से यह बना। देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफ़िकल्ट है, लेकिन यदि आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे तो इससे संबंधित 3 या 4 प्रश्न आपके पार्ट 1 में आ जाते हैं। साथ ही हम बात करेंगे, यदि पार्ट लिखित वाला जो पार्ट होता है आपका, जो कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय इस वर्ष यानी 2021 में लेने वाला है, और बाकी यूनिवर्सिटी का जो लिखित वाला पार्ट है वो नहीं होगा, तो देखिए वहाँ पर भी आपको इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे बात करेंगे, देखिए कारक और उपपद विभक्तियों की हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ समझना होगा कि आपको सिर्फ कारक नहीं लगा है। यदि सिर्फ कारक लगता तो आप लघु सिद्धांत कौमुदी का कारक जो विभक्ति अर्थ है उसको तैयार कर लेते। लेकिन देखिए, यहाँ पर साथ में उपपद विभक्ति एक जो बिंदु दिया है, चूँकि ये बिंदु काफ़ी बड़ा है और परीक्षा में इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी बड़ा बिंदु है जो कि आपको समय लगेगा इसको तैयार करने में। लेकिन यदि आपके पास पर्याप्त नोट्स हैं, जो कि हम अभी जो बीएड के लिए पुस्तकें देखते हैं जैसे चिरंतनी या और भी पुस्तकें, तो उपपद विभक्ति आदि को अच्छी तरीके से हमें वहाँ पर इसके नोट्स नहीं मिलते हैं। तो देखिए, यदि आपके पास अच्छे नोट्स हैं या फिर आप सिद्धांत कौमुदी के कारक से पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये बिंदु आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, यहाँ पर कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये यहाँ पर कारक लगे हुए हैं। तो देखिए, इनको आपको अच्छी तरीके से तैयार करना होगा। साथ ही साथ एक लास्ट बिंदु यहाँ पर है वर्तनी दोष का। देखिए, वर्तनी दोष किस प्रकार से होगा, यानी कि हम जो बोलते हैं या हम जो संस्कृत के सेंटेंस बनाते हैं उनमें किस प्रकार के दोष हैं, या हम कह सकते हैं क्रिया संबंधी, या हम कह सकते हैं विशेषण विशेष संबंधी, लिंग संबंधी, ये जो दोष होते हैं इनको हमें समझना होगा किस प्रकार से ये दोष होते हैं, क्योंकि आपको परीक्षा में यहाँ पर वाक्य को शुद्ध करने का भी जो है एक प्रश्न आ सकता है। देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं द्वितीय खंड की। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, द्वितीय खंड में आपसे यहाँ पर सामान्य ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। सामान्य ज्ञान जैसे कि आप लोग जानते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया है भारतीय संस्कृति और इतिहास। तो देखिए, सबसे पहले संगीत यहाँ पर है। संगीत से संबंधित देखिए हमें यहाँ पर ये नाम याद करने होंगे कि कौन सा व्यक्ति, कौन से महापुरुष या कौन से कलाकार किस संगीत के क्षेत्र में किन्होंने जो है नाम किया है, या कौन से प्रसिद्ध वादक रहे हैं। चित्रकला का भी यहाँ पर आपको इसी प्रकार से नाम याद करना होगा। नाटक क्रीड़ा, देखिए नाटक क्रीड़ा से संबंधित यहाँ पर यह है कि किस किस प्रकार की जो है नाटक या किस प्रकार की अभी जो फिल्में आदि हैं इनमें किस प्रकार से किसको जो है पुरस्कार मिले हैं, ये आपको यहाँ पर याद करना होगा। देखिए, साथ ही यहाँ पर तिथि और घटनाओं का जिक्र है, यानी तिथि का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आपको याद रखना है कि हमारे भारत में योग दिवस या विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, या शहीद दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है,
ठीक है, इस प्रकार से ये तिथि यानी कि डेट्स आपको याद रखनी होंगी। साथ ही घटनाओं का जिक्र है, यानी प्रमुख घटनाएं जो हुई हैं उन घटना से संबंधित आपको जानकारी याद होना चाहिए। देखिए आगे हम बात करेंगे भारतीय संविधानम। देखिए भारतीय संविधान से संबंधित यहाँ पर किस प्रकार से प्रश्न आते हैं वो मैं आपको बतला दूं। देखिए भारतीय संविधान से संबंधित जो प्रश्न होंगे उसमें आपको तैयार करना होगा प्रमुख रूप से हमारे संविधान कितने पार्टों में बटा हुआ है, कितने इसके अंतर्गत भाग हैं, कितने इसके अंतर्गत जो है हमारे मौलिक कर्तव्य कहाँ पर हैं, कितने अनुच्छेद हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें याद करनी होंगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये भी याद करना होगा कि इसमें शिक्षा से संबंधित, शिक्षा नीति से संबंधित कहाँ कहाँ पर परिवर्तन हुए हैं, किस किस समय में, किस डेट में, किस सन में परिवर्तन हुए हैं और क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। शिक्षा के अधिकार या शिक्षा से संबंधित जो नीति आई हैं या शिक्षा से संबंधित जो परिवर्तन हुए हैं वो आपको यहाँ पर याद करने होंगे। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं साहित्य की। तो देखिए साहित्य में भी यहाँ पर संस्कृत एक बिंदु लिखा हुआ है, यानी संस्कृत साहित्य से संबंधित यहाँ पर आपको जानकारी होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, इसका गठन कब हुआ, इसका जो है कार्यालय कहाँ पर है, ऑफिस कहाँ है, वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है और आदि आदि जो इसकी प्रमुख अंग हैं, इसकी भाषा आदि जो है इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। साथ ही देखिए साक्षरता से संबंधित यहाँ पर प्रश्न होगा कि भारत में किस सन में कितनी साक्षरता परसेंट यानी कितनी परसेंट साक्षरता थी। देखिए इसके साथ ही जनसंख्या से संबंधित जो है आपको तैयारी करनी होगी। जैसे साक्षरता है उसी प्रकार से जनसंख्या, जो चूंकि इनकी जो गणना होती है 10 वर्ष के अंतराल में होती है, तो साथ में ही आपको दोनों पॉइंट मिल जाएंगे। साथ ही हम देखेंगे भाषा संबंधित हमारे राज्य में, और जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि गोवा राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, या महाराष्ट्र के किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, उड़ीसा में कौन सी प्रधान भाषा है, तो ये आपको यहाँ पर भाषा संबंधित सभी राज्यों की भाषा याद करनी होगी। साथ ही मैं आपको बतला दूं कि यहाँ पर देखिए ऐतिहासिक स्थान जैसे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, या अन्य मंदिर जो प्रसिद्ध स्थान है, ऐतिहासिक जो स्थान है वो आपको याद करने होंगे। भारतीय एवं विदेशी राजधानी, देखिए ये आपको यहाँ पर लग रहा है कि छोटा सा बिंदु है, लेकिन आपको बता दूं कम से कम 2 प्रश्न आपके यहाँ से बनेंगे, जिसमें कि भारतीय राज्यों की राजधानी आपको याद करनी होगी और साथ ही साथ आपको विदेशी राज्यों की राजधानी यानी कि कम से कम आपको 25 से 30 जो इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण जो देश हैं भारत के अलावा उनकी राजधानी आपको याद करनी होगी, क्योंकि यह परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। कम से कम 2 प्रश्न इससे संबंधित आपसे पूछे जाएंगे। देखिए साथ ही हम बात करेंगे पर्यावरण की। तो यहाँ पर देखिए पर्यावरण में पुरस्कार यानी किस प्रकार से कौन से व्यक्ति को क्या पुरस्कार मिला है, शांति से संबंधित यानी नोबेल पुरस्कार किसको मिले हैं, क्रीड़ा में, साहित्य, विज्ञान में, किस में देखिए विज्ञान से संबंधित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, साहित्य से संबंधित ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर अन्य पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म भूषण पुरस्कार किसको मिले हैं, या शांति से देखिए विशिष्ट दिवस में यहाँ पर वही दिवस जो मैं आपको बतला रहा था ये अभी इसके पहले तिथि में वो दिवस आपको यहाँ पर याद करने होंगे। मानवाधिकार जो बिंदु है इसकी हम चर्चा करें तो ये कब इसका गठन हुआ, कौन इसका अध्यक्ष है, क्या इसका मतलब है, कहाँ इसका प्रयोग होता है, इससे संबंधित जानकारी आपको जाननी होगी। ठीक है, पूछ सकते हैं कि वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है। इस प्रकार से देखिए प्रश्न आते हैं। क्रीड़ा से संबंधित भी इसमें प्रश्न इसी प्रकार से आएंगे कि वर्तमान में ओलंपिक कहाँ होगा, या इस बार कौन सा खेल निरस्त हुआ है, या इस बार खेल से संबंधित जैसे द्रविड़ पुरस्कार है तो किसको मिला है, अर्जुन पुरस्कार है तो किसको मिला है, इससे संबंधित आपको प्रश्न तैयार करने होंगे। देखिए हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण विश्व सम्मेलन की। महत्वपूर्ण विश्व सम्मेलन आपको याद करने होंगे। यदि आप केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से यदि आप SSET का एग्जाम दे रहे हैं यानी शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत के विश्व सम्मेलन कहाँ कहाँ हुए, भारत में संस्कृत के विश्व सम्मेलन कितने बार हुए, लास्ट बार कब हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की और उसमें प्रमुख चर्चाएं किन बिंदुओं पर हुई, इससे संबंधित आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए विज्ञान और प्राचीनता से यहाँ पर संबंधित प्रश्न होगा। साथ में देखिए राष्ट्रीय स्तर में संस्कृत संस्थान की यहाँ पर चर्चा है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्कृत के संस्थान हैं कितने हैं, कहाँ पर हैं और किस प्रकार से जो है
उनकी स्थापना हुई, उनके ध्येय वाक्य क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद करनी होंगी। देखिए समसामयिक विषय में हमारे जो करंट अफेयर्स हैं वो यहाँ पर आपको याद करने होंगे। जैसे कि अभी मैं आपको बतला रहा था, क्रीड़ा से संबंधित या सम्मान आदि, अवार्ड आदि से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो आपको यहाँ पर तैयार करने होंगे। साथ ही देखिए हम देखते हैं मानसिक योग्यता के विषय में, यानी कि आपकी जो रीजनिंग है, किस प्रकार से यहाँ पर रीजनिंग पूछी जाती है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बीएड यानी जो आप अभी जिसका सिलेबस देख रहे हैं, इसमें बहुत ही कम रीजनिंग, यानी हम कह सकते हैं कि रीजनिंग के नाम पर कुछ ही यहाँ पर हमें बिंदु मिलते हैं, लेकिन यदि आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे तो ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप इसमें 100% लेकर के आएंगे। देखिए सबसे पहले वर्णमाला क्रम निर्धारण, इसमें आपको वर्णमाला आप समझते हैं, चाहे अंग्रेजी की हो चाहे हिंदी की हो, उसका क्रम निर्धारण करना, यानी 26 अक्षर अंग्रेजी के आपको अच्छे से याद हैं, उल्टा सीधा नीचे ऊपर से किसी भी प्रकार से यदि आप उसको लिख करके समझ सकते हैं, उंगलियों पर गिन सकते हैं, तो इसको आप आसानी से कर लेंगे। संख्या का क्रम निर्धारण, देखिए यहाँ पर छोटी से बड़ी संख्या किस प्रकार से यहाँ पर बीच बीच में संख्याओं को छोड़ करके किस प्रकार से संख्या से संबंधित प्रश्न बनते हैं वो आपको देखने होंगे, यानी अभ्यास थोड़ा सा यहाँ पर आपको करना होगा। आरोह और अवरोह क्रम जो है वो आपको बतलाना होगा। साथ ही देखिए यहाँ पर समय, वार, दिन और घंटे, यदि आपको यहाँ पर ये निकालने आना चाहिए कि किस जैसे आज के दिन यदि मंगलवार है तो आज से 1 महीना 14 दिन पहले कौन सा दिन था वो आपको यहाँ बतलाना होगा। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर प्रश्न आपके बनेंगे। देखिए दर्पण में समय और शब्द, इससे संबंधित प्रश्न ऐसे होते हैं कि यदि घड़ी में जो है 10:15 हो रहे हैं तो उस घड़ी का जो समय है दर्पण में कितने बजे का समय दिखाएगा। तो इस प्रकार से यदि आप इसके अभ्यास करेंगे तो मुझे लगता है कि ये भी आपको जो है कठिन नहीं होगा। उसी प्रकार से शब्द भी पूछे जाते हैं। साथ में देखिए आकृतियाँ, आकृतयः का मतलब है चित्र, यदि आपको यहाँ पर चित्र दे दिया गया एक त्रिकोण का, उसको ही चारों तरफ घुमा करके दिखलाया जाएगा और किसी एक दिशा को छोड़ दिया जाएगा। अब आपको बतलाना है कि नेक्स्ट यहाँ पर जो है इसकी दिशा कौन सी होगी। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर प्रश्न होंगे। कार्य और कारण के प्रश्न जैसे होते हैं, कारण है दही, कार्य है उसका कारण जो है दही और कार्य होगा उसका घी, तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्या होगा, इसी प्रकार से जो है कार्य और कारण से पूछे जाते हैं। और अंश और पूर्ण से भी इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। आधार और आधे संबंध जो प्रश्न होते हैं, जैसे कि गेहूं कहाँ होता है तो खेत में होता है, इस प्रकार से 3 संबंधी आपको दिए जाएंगे ऑप्शन, और चौथा जो है आपको वहाँ पर जो रहेगा उससे संबंधित आपको उसका आंसर देना होगा। देखिए भिन्न शब्दों को पृथक करना है, जैसे कि 3 जानवरों के नाम आ गए और एक वहाँ पर जो है इंसान का नाम आ गया, तो आपको इंसान का नाम जो है वो वहाँ पर अलग करना होगा। तो ये भिन्न हम इसको कहते हैं। संख्या श्रेणी आगामी निर्धारण, आगामी संख्या कौन सी होगी वो आपको थोड़ा सा गणित से संबंधित करना होगा। अनुपातात्मक संख्या संबंध, संख्या से संबंध यहाँ पर जो है अनुपात कह सकते हैं हम, जो बताते हैं कि इतने अनुपात में ये कार्य है तो इतने अनुपात में क्या होगा, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं। सार्थक क्रम और विभिन्न वस्तुएं, देखिए ये सार्थक क्रम और निरर्थक क्रम, तो यहाँ पर सार्थक क्रम जो है उससे संबंधित आपको तैयारी करनी होगी। साथ ही गणितीय तार्किकता जो होती है, जैसे कि हम कहते हैं गणित से संबंधित जो संख्या आपको दी जाएगी जिसमें आपको गुणा भाग आदि कुछ भी करना पड़ सकता है, प्रश्न के ऊपर, प्रश्न के स्तर के ऊपर जो है आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। साथ ही देखिए मानवीय संबंध यहाँ पर इस प्रकार से होंगे कि सोनू की रमेश की मम्मी के पापा के भाई के बहन के दादा के ताऊ के मामा क्या लगे, इस प्रकार से आपको जो है मानवीय संबंध से संबंधित प्रश्न आएंगे। साथ ही देखिए सामान्य तर्क कथन का भी यही तात्पर्य होता है। हम बात करेंगे इसके बाद में तृतीय खंड जो है हमारा शिक्षण अभिरुचि। देखिए शिक्षण अभिरुचि बहुत अच्छा खंड है, ये सबसे सरल खंड माना जाता है इसके अंतर्गत, क्योंकि इसमें आपको अधिक पढ़ने के लिए नहीं होता है। इसमें आपको केवल समझने वाली वस्तुएं या समझने वाली चीज़ें होती हैं। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये वाला पार्ट आप सबसे लास्ट में करते हैं पेपर में, और सबसे अच्छा यानी सबसे ज़्यादा नंबर आप इसमें ले आते हैं, क्योंकि ये जितना भी इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं सभी शिक्षा के उद्देश्य या शिक्षा के गुण क्या होते हैं, शिक्षा के सिद्धांत क्या होते हैं, अनुशासन कक्षा में कैसा रखना है, शिक्षण वृत्तियाँ किस प्रकार से होती हैं,
कक्षा प्रबंधन यानी कक्षा में बच्चे आवाज़ ना करें, हल्ला ना करें, कक्षा की लाइट ठीक होना चाहिए, कक्षा में हवा के लिए बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए, कक्षा में शिक्षक के लिए एक जगह निर्धारित होना चाहिए। ये जो कक्षा का प्रबंधन है ये आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा। इसके साथ ही देखिए शिक्षक की भूमिका क्या होती है कक्षा में, शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। देखिए शिक्षण के उद्देश्य में आपको यहाँ पर प्राचीन प्राचीन शिक्षा जो हमारी थी, जैसे वैदिक शिक्षा थी, बौद्ध शिक्षा थी, या जैन शिक्षा थी, या जैन धर्म से संबंधित, या बौद्ध या वैदिक धर्म से संबंधित, तो हमारी शिक्षा के क्या उद्देश्य रहते थे, क्या यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। देखिए कि बौद्ध धर्म में जो शिक्षा होती थी, क्या संस्कार होते थे शिक्षा के, शिक्षा को प्रारंभ करने के, शिक्षा को पूर्ण करने के। वही जैन धर्म से संबंधित, वही वैदिक धर्म से संबंधित कितने प्रकार की शिक्षा, क्या शिक्षा की गुणवत्ता, क्या शिक्षा का उद्देश्य, क्या शिक्षण के कार्य, ये बिंदु यदि आपके यहाँ पर तैयार हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये पार्ट आपके लिए कठिन होगा। साथ ही हम देखेंगे, देखिए शिक्षा के आयोग कितने आए हैं, यानी अभी तक भारत में शिक्षा के आयोग जो कि आप मैकाले से लेकर के अभी तक देख लीजिए 2020 में जो शिक्षा नीति आई है, यहाँ तक की जो है आयोग और शिक्षा की नीति, ये आपको दोनों चीज़ें तैयार करनी होंगी। साथ ही हम देखेंगे शिक्षा की समस्या, यानी शिक्षा से संबंधित क्या समस्या है, हमारे जीवन में मूल्य शिक्षा कितनी जरूरी है। साथ ही देखिए गृह कार्य कितना जरूरी होता है, और शिक्षा के प्रति चेतना, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसके भेद कितने होते हैं, इसके और अन्य नाम क्या हैं, इसके जनक कौन हैं, शिक्षा का इतिहास। देखिए ये जो बिंदु हैं ये आपको अच्छी तरीके से तैयार करने होंगे। साथ ही हम यहाँ पर चर्चा करते हैं चौथे पार्ट की, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया है। इंपॉर्टेंट इसलिए माना गया है साथियों क्योंकि ये संस्कृत से आप बीएड कर रहे हैं और संस्कृत साहित्य से संबंधित, संस्कृत वाङ्मय से संबंधित ये बिंदु है। तो इन दोनों बिंदुओं में, यानी पहला बिंदु जो संस्कृत भाषा दक्षता वाला बिंदु है, और चौथा बिंदु यानी कि संस्कृत भाषा वाङ्मय, संस्कृत का जो वाङ्मय है इससे संबंधित जो प्रश्न है, इनमें आपके 35% अंक आने चाहिए, तभी आप जो है दूसरे में पास माने जाएंगे। यानी बाकी जो बचे हैं दूसरा और तीसरा, इनमें 20% यदि आपके अंक आते हैं तब भी आप पास हो जाएंगे, लेकिन इन दोनों पार्टों में कम से कम 35% अंक होंगे तभी आप जो है पास हो पाएंगे। और देखिए हमें सिर्फ पास नहीं करना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, प्रतिद्वंदता यहाँ पर अत्यधिक देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत सारे छात्र बीएड करना चाहते हैं और सीटें जो हैं नाम मात्र की सीटें हैं। देख लीजिए कौन से विश्वविद्यालय में कितनी सीटें हैं, मैं एलबीएस का भी वीडियो बना चुका हूं जैसे आप देख रहे हैं, और संस्थान का भी वीडियो बना चुका हूं, कहां पर कितनी सीटें हैं, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, क्या योग्यता रहेगी, आदि आदि सारी जानकारी। आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, क्या योग्यता होना चाहिए, कितना आपको आरक्षण मिलेगा, कितनी आपको सीटें वहाँ पर मिलेंगी, आरक्षण के हिसाब से यदि आप एससी हैं, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं तो आपको कितना आरक्षण मिलेगा, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, पूरी बातें मैं आपको वीडियो में बतला चुका हूँ, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद हम चर्चा करेंगे, और ये जो वीडियो हैं जिनमें को आपको एलबीएस और संस्थान के बारे में यानी सीएसयू के बारे में बतलाया गया है, सीट्स आदि के बारे में, इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप जा करके वह वीडियो देख सकते हैं। देखिए हम चर्चा कर रहे हैं विषय यानी संस्कृत वाङ्मय के विषय क्षेत्र की। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना होगा वैदिक वाङ्मय का विषय क्षेत्र, यानी वैदिक वाङ्मय। वैदिक वाङ्मय का तात्पर्य है ऋग, यजुः, साम और अथर्व, इन चारों वेदों का, इनके उपवेदों का, साथ ही इनके जो प्रमुख अंग माने जाते हैं यानी पार्ट माने जाते हैं, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद या वेदांत, इन चारों पार्टों का आपको अच्छे से कह सकते हैं, अच्छे से ज्ञान तो नहीं लेकिन ऊपर का आपको पता होना चाहिए। जैसे वेदांत किसको कहते हैं, वेदांत किस चीज़ को कहा जाता है, कितने इनके भेद होते हैं। ठीक है, साथ ही ब्राह्मण क्या चीज़ है, कितने भेद हैं, कौन से वेद का कौन सा ब्राह्मण है, उनके नाम आपको याद होना चाहिए। साथ ही आरण्यकों का भी यही स्थिति है, आपको नाम याद होना चाहिए। उपनिषदों के भी आपको नाम याद होना चाहिए, प्रमुख उपनिषद कितने हैं, और कौन से वेद का कौन सा उपनिषद है, कौन से वेद का कौन सा आरण्यक है, आपको ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर होगा।
साथ ही हम बात करते हैं दर्शन की। देखिए, दर्शन से संबंधित आपको अत्यधिक अंदर से नहीं पढ़ना है, केवल आपको तैयार करना है प्रमुख दर्शनों के नाम, साथ ही कौन से दर्शन का प्रवर्तक कौन से आचार्य हैं। जैसे सांख्य के प्रवर्तक हैं कपिल मुनि। साथ ही आपको प्रमुख दर्शनों के ग्रंथ जो हैं वो याद करने होंगे। जैसे न्याय सिद्धांत मुक्तावली किस दर्शन का ग्रंथ है, या तर्क संग्रह किस दर्शन का ग्रंथ है, तर्क भाषा किस दर्शन का ग्रंथ है, ये आपको नाम याद होना चाहिए। साथ ही साथ इनके प्रमुख सिद्धांत, जैसे कि तर्क संग्रह के अनुसार जो है प्रत्यक्ष ज्ञान कितने प्रकार का होता है, या हेत्वाभास के कितने भेद होते हैं, या इस प्रकार से संबंध कितने प्रकार के होते हैं, ये जो मोटा मोटी इसका जो ज्ञान है वो आपका सभी दर्शनों का होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं पुराणों के बारे में। देखिए, पुराणों में आपको इतना याद रखना होगा कि कौन से पुराण, कितने प्रकार के पुराण हैं। सबसे पहले पुराणों के नाम, कौन से पुराण का भेद किस प्रकार से, यानी भाग किस प्रकार से हैं, कौन सा पुराण किस प्रकार से बटा हुआ है, यानी भागों में बटा है या अध्यायों में बटा है, या किस प्रकार से, सबसे पुराना पुराण कौन सा है, सबसे बाद वाला पुराण या सबसे नवीनतम पुराण कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि पुराणों की प्रसिद्ध जो पुस्तकें हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती है तो यह किस पुराण के अंतर्गत आती है। जैसे मार्कंडेय पुराण है तो इसके प्रमुख और अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं, ये संबंधित आपको पुराण से तैयार करना होगा। साथ ही आपको बतलाऊं, रामायण का आपको तैयार करना है कि दशरथ जी के जो है पुत्री का नाम क्या था, यानी राम जी की बहन का नाम क्या था, इससे संबंधित। या फिर रामायण में देखिए कितने अंक हैं, वाल्मीकि रामायण में जो है कितने पार्ट हैं, कितने श्लोक हैं, क्या शुरुआती श्लोक है, कौन सा अत्यधिक प्रयोग में आने वाला छंद है, ये चीज़ें आपको तैयार करनी होंगी। साथ ही मैं आपको बतलाऊँ महाभारत, तो देखिए महाभारत में सबसे पहले आपको पर्वों के नाम याद होना चाहिए, कौन कौन से पर्व हैं, क्या इनका क्रम है। देखिए, पूछ लिया जाएगा किसी एक पर्व का नाम दे करके, यह कौन सा पर्व है, संख्या बताइए, या इस संख्या का पर्व कौन सा है। तो सबसे पहले महाभारत में आपको ये याद होना चाहिए। साथ ही महाभारत के साथ में जो गीता यानी श्रीमद् भगवत गीता से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे पांडवों में से 5 पांडव हैं, पांचों के अलग अलग शंखों के नाम थे, भगवान कृष्ण के शंख का नाम था, रथ का नाम क्या था, घोड़े आदि। इस प्रकार से जो है आपको तैयारी इसकी करनी होगी। महाकाव्य से संबंधित भी तैयारी आपको करनी है। प्रसिद्ध महाकाव्य कौन कौन से हैं, किसने लिखे हैं, और बृहत्त्रयी में कौन आते हैं, लघुत्रयी में कौन आते हैं। देखिए, कवि, नाटक आदि यहाँ पर ये संस्कृत साहित्य से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, और 10 से 12 प्रश्न इससे आते हैं, इसलिए आप इसको हल्के में ना लें, अच्छी तरीके से तैयारी करें। साथ ही गद्य काव्य और चंपू काव्य भी आपको तैयार होना चाहिए। पूछ लिया जाएगा वृत्त गद्योजितम ये किसका लक्षण है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह गद्य काव्य का लक्षण है। साथ ही देखिए, आधुनिक रचना और रचनाकार, ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कम से कम 4 या 5 प्रश्न आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। आधुनिक रचनाएं जैसे कि राधा वल्लभ त्रिपाठी जी की रचनाएं, या अन्य जो अभी वर्तमान में कवि हैं, या अभी कुछ समय पहले के जो कवि हुए हैं, है ना, उन कवि जो कि कोरोना काल के कारण भी कोई चले गए हैं, हमारे संस्कृत जगत को बहुत नुकसान हुआ, तो ऐसे कवियों के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो मेरे प्रिय भाइयों, आप लोग अच्छी तरीके से ये वाला बिंदु तैयार करिए। तो देखिए, मैं आशा करता हूँ कि हमारे 4 पार्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे सिलेबस के। इसके बाद देख लीजिए, मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर बतलाना जा रहा हूँ। देखिए, जो आप प्रवेश परीक्षा की चर्चा कर रहे हैं, इसकी ऑनलाइन कक्षाएँ चल रही हैं, जो कि गूगल मीट या अन्य जो एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशन में जो है इसकी तैयारी कराई जा रही है, उनके माध्यम से पढ़ाई, ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई हो रही है। ठीक है, साथ ही मैं आपको बतला दूं, इसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है मात्र 50 रुपीज़, यानी 50 रुपये में आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। देखिए, कंप्लीट कोर्स आपका यहाँ पर होगा मात्र 45 यानी 45 दिनों में, जो कि कक्षाएँ चालू हो चुकी हैं 10 तारीख यानी पिछली 10 मई से कक्षाएँ इसकी चालू हो चुकी हैं, और इसके वीडियो भी मैं कई बार बना चुका हूँ। ये ठीक है, ये उसी समय का जो है यहाँ पर दिखा हुआ है, इसलिए लिखा है कि क्लास विल स्टार्ट सून। देखिए, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, आप इन पर कॉन्टैक्ट करके जो है क्लास से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पर नंबर है 8462851603, और साथ ही एक नंबर है 88398626 और 38। ये 2 नंबर हैं, आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
कॉल लगा करके या व्हाट्सएप के माध्यम से। साथ ही देखिए लिमिटेड सीट्स यहाँ पर हैं, आपको ज़्यादा सीट्स नहीं मिलेंगी। यानी आप लेट करते हैं तो हो सकता है आपको यह कोचिंग करने का मौका इस बार ना मिले। साथ ही देख लीजिए फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पर दिए जाएंगे आपको, और फ्री मॉक टेस्ट के अलावा देखिए यहाँ पर जो है आपको स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल कराया जाएगा। देखिए मैं आपको एक बात बतला दूं कि यहाँ पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस लिखी है, साथ ही 45 दिन की फ़ीस यहाँ पर जो है कि एक दिन की 10 रुपये के हिसाब से 450 रुपये फ़ीस आपको देनी होगी, और 50 रजिस्ट्रेशन के यानी टोटल 500 रुपये आपकी फ़ीस यहाँ पर लगेगी। तो ये फ़ीस से संबंधित जानकारी, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा है और लाभदायक होगा, तो आप इसमें कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।